इस प्रकार है। आखिरकार इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए दे दी गई है औपचारिक रूप से मंजूरी। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स इक्विप किए जाएंगे एक नए हथियार से। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच यूएवीज का इस्तेमाल न करने पर बनी है सहमति। भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से बनाएंगे एक एरियल लॉन्च यूएवी। इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स ने अपने पर्सनल्स के लिए बैन किया व्हाट्सएप। हमारी आज की पहली खबर खास करके उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका ड्रीम है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, और इन्हीं सब एस्पिरेंट्स को हम जानकारी देना चाहेंगे कि आज गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के लिए औपचारिक रूप से आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी बारे में जानकारी देते हुए आर्मी के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद का कहना था कि भारत सरकार के आदेश ने आर्मी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए विमेन ऑफिसर्स को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, और भारत सरकार के इस आदेश के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन की सभी विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। और इन आर्म्स में एएडी, एविएशन, इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स, ऑर्डिनेंस, एएससी, इंटेलिजेंस, जैक और एईसी जैसी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स शामिल हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक इंडियन आर्मी की कॉम्बैट आर्म्स यानी कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में विमेन्स को इंडक्ट करने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। और आर्मी प्रवक्ता का कहना था कि जैसे ही एसएससी वाली विमेन ऑफिसर्स परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्शन को चुनती हैं, तो उनको इन 10 सपोर्ट कॉम्बैट आर्म्स में परमानेंट कमीशन देने के लिए जल्द ही एक सिलेक्शन बोर्ड को शेड्यूल किया जाएगा। और आर्मी के प्रवक्ता का कहना है कि इंडियन आर्मी विमेन ऑफिसर्स समेत सभी पर्सनल्स को राष्ट्र की सेवा के समान मौका प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन को अप्लाई करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। बाकी अगर आप में से कोई ऐसी फीमेल एस्पिरेंट हैं जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि इसे ज्वाइन कैसे करना है या फिर यूँ कहें कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उन्हें बताना चाहेंगे कि हम इस टॉपिक पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुके हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी को एक विमेन ऑफिसर के तौर पर कैसे ज्वाइन किया जाए। और केवल आर्मी नहीं बल्कि हमने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए भी इसी तरह की वीडियो बनाई है, और वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक इन राफेल फाइटर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन्हें फ्रांस के हैमर नाम के एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन से इक्विप किया जाएगा। बता दें कि हैमर फ्रेंच कंपनी सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित किया गया एक प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। इसकी रेंज हाई ऑल्टीट्यूड पर 50 से 60 किलोमीटर और लो ऑल्टीट्यूड पर 15 किलोमीटर है, और ये पूर्वी लद्दाख में स्थित चाइना के किसी भी हार्डन शेल्टर या बंकर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसे राफेल फाइटर और मिराज 2000 फाइटर से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि राफेल फाइटर्स में इन्हें इक्विप करने को लेकर बातचीत बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि राफेल फाइटर्स में इन्हें इक्विप किया जाएगा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि राफेल फाइटर्स के हैमर नाम के इन स्टैंड ऑफ वेपन को इमरजेंसी परचेस के तहत दिया जा रहा है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोर्सेज का कहना है कि राफेल फाइटर्स में स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने में थोड़ा समय लग सकता है। और इसलिए जब तक कि स्पाइस 2000 बॉम्ब्स राफेल फाइटर्स में पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं होते हैं, तब तक उनके बदले हैमर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि इनकी खरीद के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया गया है, और फ्रांस ने सुनिश्चित किया है कि वे इनको शॉर्ट नोटिस पर सप्लाई कर देंगे। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के फ्रंट और डेप्थ एरियाज में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने करीब 40,000 के आसपास ट्रूप्स को अभी भी तैनात कर रखा है, जो कि सेक्टर में चाइना की डीएस्केलेशन को खत्म न करने की इच्छा को दर्शाता है। और सोर्सेज का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट को पूरा करने के लिए चाइना अपनी कमिटमेंट को नहीं निभा रहा है। इसके अलावा द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी में फेस ऑफ साइट के 10 किलोमीटर के अंदर चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच यूएवीज का अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल न करने की सहमति बनी है। और ये सहमति दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए बनाई गई है। यानी कि पूर्वी लद्दाख में जो फ्रिक्शन पॉइंट है, उनके 10 किलोमीटर के एरिया में दोनों देशों में से कोई भी यूएवीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसीलिए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ये कहना है कि भले ही ये सहमति दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए करी गई है, और केवल यूएवीज ही नहीं बल्कि इस 10 किलोमीटर के दायरे में फुट पेट्रोलिंग भी अलाउड नहीं है, यानी कि इन्फेंट्री सोल्जर्स भी जाके वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। और इसलिए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ये मानना है कि भले ही ये सहमति दोनों देशों के बीच एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बनी है, लेकिन इससे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के रियल टाइम वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के कुछ प्लेसेस की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे आप ना तो यूएवी इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही वहाँ पे आपको फुट पेट्रोलिंग की इजाजत दी गई है। और इसी वजह से यहाँ पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के फिजिकल वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि ये बहुत धीरे हो रही है। और ऑफिशियल्स ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये सहमति यूएवीज का इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से न करने के लिए बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेड मैनर में यूएवीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप इस पर हमारा ओपिनियन जानना चाहेंगे, तो हमारे हिसाब से इस सहमति का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि यूएवीज डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के रियल टाइम वेरिफिकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और वैसे भी चीन तो चीन है, उस पर भरोसा करना ना पहले सही था और ना अब है।
जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार देश के स्पेस सेक्टर में एंड टू एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन की दिशा में काम कर रही है, तो इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसी रुकावटों को पॉइंट आउट किया है जिन पर काफी गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है, और जिसके तहत नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में ऑर्गेनाइज किए गए लीगल एंड पॉलिसी चैलेंजेस के पैनलिस्ट का कहना था कि जो एक इंडियन सैटेलाइट मेकर है उसे इसरो के रॉकेट से सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए 18% का जीएसटी देना अनिवार्य है, और वहीं जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उन्हें इसी चीज में कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए पैनलिस्ट का कहना था कि इसी पॉलिसी के चलते जो एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है वो अगर किसी फॉरेन कंट्री में अपने बिजनेस को रजिस्टर करती है तो उसे भारत में अपनी कंपनी रजिस्टर करने की तुलना में ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पे छूट दी गई है। यानी कि अगर वो दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित करके फिर वापस इसरो के रॉकेट से अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है तो उसे जीएसटी देनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए पैनलिस्ट डॉक्टर एएस किरण कुमार, जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं, उनका कहना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भारत की जरूरतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो ऐसे में एक प्रोपोर्शनल स्केल अप कैपेसिटी को भी बढ़ाने की जरूरत है, और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो सैटेलाइट्स भारत में बन रही हैं उन्हें भारत से ही लॉन्च करना महंगा साबित हो रहा है। इसके अलावा इसरो की तरफ से बताया गया है कि जो चंद्रयान 2 का डेटा है उसका ग्लोबल यूज अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि चंद्रयान 2 के 8 के 8 पेलोड अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। पेंटागन के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारत और अमेरिका एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम पर संयुक्त रूप से काम करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए उनका कहना था कि हम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वर्तमान समय में इस प्रोग्राम को लेकर दोनों देशों के बीच निगोशिएशन चल रहा है। और ये जो एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाला प्रोग्राम है ये यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और भारत की स्टार्टअप कंपनी के बीच होगा। और ये जानकारी दी गई है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट एलन एम लॉट की तरफ से, और ये भी बताया गया है कि 14 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच DTDI ग्रुप की मीटिंग आयोजित हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के साथ साथ भारत की स्टार्टअप कंपनीज को भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के सामने ये प्रस्ताव पेश किया है कि एयरफोर्स को उत्तराखंड में कम से कम 3 और लैंडिंग ग्राउंड्स बनाने चाहिए, ताकि मुश्किल समय में सीमा पर सप्लाईज प्रोवाइड कराने में कोई ज्यादा दिक्कत न आए। और उत्तराखंड सरकार ने ये मॉडर्न एयर स्ट्रिप चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ एरियाज पर स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है, और इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखा है। और बाकी सुरक्षा कारणों के चलते इंडियन एयरफोर्स ने अपने सभी ऑफिसर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स की सभी सर्विसेज से एग्जिट करने के लिए कहा है। और जबकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले इंडियन आर्मी भी अपने पर्सनल्स के लिए करीब 89 ऐप्स को बैन कर चुकी है, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसी मशहूर ऐप भी शामिल हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।